गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। आज की जो क्लास है, पिछली क्लास में हमने देखा था पदार्थ के बारे में। पदार्थ के बारे में हमने देखा कि पदार्थ मूल रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है और पदार्थ की कुल जो अवस्थाएं होती है वो 5 अवस्थाएं होती है। ठीक है, तो 3 अवस्थाएं मूल है, ठोस, द्रव और गैस, और 2 अन्य अवस्थाएं प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट बीईसी। इनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और उसके बाद हम लोग आज उसके बाद हमने चर्चा की थी अणु के बारे में। अणु क्या होता है, परमाणु के बारे में चर्चा की है। और परमाणु इतना छोटा कण होता है जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता, वो भी 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इनकी भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं परमाणु की संरचना। किसकी संरचना? परमाणु संरचना। तो आज की क्लास हमारी रहेगी परमाणु संरचना से संबंधित। परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ठीक है, देखिए परमाणु की जो संरचना है कक्षीय होती है। कक्षाओं के रूप में इसकी संरचना होती है। इस प्रकार से परमाणु की संरचना कक्षाओं के रूप में होती है। कक्षा की संरचना होती है और इसका जो केंद्रीय भाग है इसको हम लोग नाभिक के नाम से जानते हैं। नाभिक, केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। नाभिक को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं अंग्रेजी में, न्यूक्लियस या नाभिक। ठीक है, और नाभिक में 2 कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और तीसरा जो परमाणु का कण है ये इसकी कक्षाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? परमाणु की कक्षाओं में तीसरा कण इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक ठीक है, तो तीसरा कण इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में पाया जाता है, 2 नाभिक में पाए जाते हैं। सबसे पहली बात करें हम लोग तो परमाणु संरचना का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो परमाणु संरचना सर्वप्रथम डाल्टन ने दिया। सर्वप्रथम परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने दिया 1803 में। बाद हम लोग बात करें तो परमाणु की संरचना कैसी होती है? कक्षीय होती है। कक्षाओं के रूप में परमाणु मौजूद रहता है। उसके बाद बात करें तो परमाणु का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो केंद्रीय भाग होता है, परमाणु का जो केंद्रीय भाग है, सेंट्रल, हम लोग किस नाम से जानते हैं? नाभिक के नाम से जानते हैं। परमाणु का कैसा भाग होता है? केंद्रीय भाग। ठीक है, उसके बाद लोग बात करें तो केंद्रीय भाग नाभिक में 2 कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? नाभिक की खोज की थी। उसके बाद हम लोग बात करें नाभिक का जो आकार होता है, या हम लोग कहें कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है, नाभिक की जो त्रिज्या है ये 10 की पावर -15 मीटर होती है। 10 की पावर -15 मीटर, या 1 फेमटो जिसको हम लोग फर्मी भी बोल देते हैं, फेमटोमीटर या फर्मी मीटर। 1 फेमटोमीटर या 1 फर्मी मीटर एक ही बात है, या 10 की घात -15 मीटर एक ही बात है। ठीक है, तो 10 की पावर -15 मीटर को फेमटोमीटर या फर्मी मीटर भी बोलते हैं। ये नाभिक है। परमाणु की त्रिज्या की बात की जाए तो परमाणु की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या 10 की पावर -10 मीटर होती है, या इसको हम लोग बोल देते हैं 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम, ठीक है, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक है, इसमें 2 कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं।
नाभिक में अंतराण्विक बल कार्य करता है और अंतराण्विक बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को नाभिक में बांध करके रखता है, बाउंड करके रखता है। ठीक है, उसके साथ ही नाभिक में पाया जाने वाला अंतराण्विक बल जो है ये नाभिक के नज़दीक वाली जो कक्षाएं हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स पर भी कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो नाभिक के नज़दीक वाली जो कक्षाएं हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन है इनकी ऊर्जा का मान तो रहता है कम, और नाभिकीय बल जो है अंतराण्विक बल उसका मान इनके ऊपर अधिक रहता है। उसके बाद बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो कक्षाओं में पाए जाते हैं, नाभिक से दूरी बढ़ने पर नाभिक का अंतराण्विक बल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम रहता है और साथ ही उनकी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। अर्थात नाभिक से अधिक दूरी पर स्थित कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन्स का ऊर्जा स्तर अधिक रहता है, साथ ही उनके ऊपर अंतराण्विक बल का मान कम रहता है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद करें तो नाभिक का जो आवेश होता है वो हमेशा धन आवेश होता है, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया है कि प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर न तो पॉजिटिव चार्ज नहीं नेगेटिव चार्ज, अर्थात आवेश का मान 0 रहता है। तो इन दोनों का आवेश मिलकर के ही तो नाभिक के आवेश का निर्माण करेगा। कुल मिलाकर के बात की जाए तो नाभिक का जो आवेश है वो धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, नाभिक का आवेश कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए। परमाणु संरचना टॉपिक डाल लिया, लिखो। परमाणु संरचना कक्षीय होती है, परमाणु संरचना कक्षीय होती है, कक्षीय होती है। परमाणु संरचना कैसी होती है? कक्षीय, कक्षाओं के रूप में इसकी संरचना होती है। परमाणु संरचना कक्षीय होती है। अगला पॉइंट, परमाणु का सिद्धांत सर्वप्रथम डाल्टन ने दिया। परमाणु का सिद्धांत सर्वप्रथम डाल्टन ने दिया। परमाणु का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? डाल्टन ने दिया। उसके बाद आप लोग टॉपिक डालिए नाभिक। नाभिक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जिसको हम लोग क्या, टॉपिक डालिए और इसमें लिखिए नाभिक। लिखो, परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर या 1 फेम्टोमीटर होती है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर या 1 फेम्टोमीटर होती है। अगला पॉइंट, नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दो कण पाए जाते हैं। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दो कण पाए जाते हैं जो अंतराण्विक बल द्वारा, जो अंतराण्विक बल द्वारा नाभिक में बंधे रहते हैं या स्थित रहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दो कण पाए जाते हैं जो अंतराण्विक बल द्वारा नाभिक में बंधे रहते हैं या स्थित रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रम होती है। परमाणु की त्रिज्या 1 एंगस्ट्रम होती है। तक हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नाभिक का आवेश। अगला पॉइंट, नाभिक का आवेश धन आवेश होता है।
नाभिक का आवेश धन आवेश होता है। नाभिक में कैसा आवेश होता है? धन आवेश होता है, धन आवेश। ठीक है, धन आवेश का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नाभिक में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेश होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगली बात हम करें तो आगे आप लोग देखिए, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का वितरण हम लोग करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स के वितरण करने का फॉर्मूला होता है 2n² नियम। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण कौन से नियम द्वारा किया जाता है? 2n² नियम द्वारा किया जाता है। लेकिन एक बात आपको बतानी है, नाभिक के नजदीक वाली कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन है उन पर आणविक बल अधिक होता है और साथ ही उनका ऊर्जा स्तर क्या होता है? कम होता है। नाभिक से दूरी वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन्स का ऊर्जा स्तर अधिक होता है और अंतर आणविक बल कम होता है। तो नोट डाल के एक पॉइंट लिख लीजिए, नाभिक के नजदीक वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन्स, नाभिक के नजदीक वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन्स का ऊर्जा स्तर कम होता है, का ऊर्जा स्तर कम होता है तथा इन पर अंतराण्विक बल का मान अधिक रहता है। इन पर अंतराण्विक बल का मान अधिक रहता है इन पर आणविक बल का मान अधिक रहता है। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिए, नाभिक से अधिक दूरी पर स्थित कक्षाओं, नाभिक से अधिक दूरी पर स्थित कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन्स पर अंतराण्विक बल नगण्य रहता है। नाभिक से अधिक दूरी पर स्थित कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन्स पर अंतराण्विक बल नगण्य रहता है। नगण्य का तथा इनका ऊर्जा स्तर अधिक रहता है। इलेक्ट्रॉन्स का वितरण, इलेक्ट्रॉन्स वितरण। देखिए, परमाणु की जो कक्षाएं होती है इनको हम लोग दर्शाते हैं के, एल, एम आदि नामों से। हम लोग परमाणु की कक्षाओं को क्रमशः दर्शाते हैं। जैसे पहली कक्षा को हमने के नाम दिया, दूसरी को एल दिया, तीसरी को एम दिया, चौथी को एन दिया। इस प्रकार से परमाणु की कक्षाओं को के, एल, एम, एन आदि नामों से दर्शाते हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो परमाणु की जो कक्षाएं हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स का वितरण करने का एक फॉर्मूला होता है 2n² नियम। कौन सा नियम? 2n² नियम द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का वितरण परमाणु में किया जाता है। यह n का मतलब है नंबर ऑफ क्लास, अर्थात कक्षा की संख्या। n का मतलब किसकी संख्या है? कक्षा की संख्या है। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग पहली कक्षा की बात करें, हमने नाम दिया प्रथम कक्षा। ठीक है, तो प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का निर्धारण हम लोग करें तो फॉर्मूला होगा 2 × n। n का मतलब है कक्षा की संख्या, पहली है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2। अर्थात पहली जो कक्षा होगी, प्रथम जो क्लास होगी, उसके अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद द्वितीय कक्षा की हम लोग बात करें, कौन सी कक्षा की बात करें? द्वितीय कक्षा की हम बात करें, दूसरी कक्षा की हम लोग बात करें तो दूसरी कक्षा के अंदर फॉर्मूला 2 × n², n यानी कक्षा की संख्या। कक्षा की संख्या दूसरी है, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 2 से गुणा किया तो 8। दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तृतीय कक्षा की बात हम लोग करें, कौन सी कक्षा की? तृतीय कक्षा की बात करें तो फॉर्मूला 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी के 18। और चतुर्थ की हम बात तो 2n² 2 × n
कक्षा की संख्या क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, और 16 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 32। तो इस प्रकार से पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, चौथी कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं, वितरण करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं, किसी भी परमाणु की जो अंतिम कक्षा होती है, सबसे लास्ट की जो कक्षा होती है, उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में नहीं हो सकते हैं, यानी 8 हो सकते हैं। 8 से कम 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो सकते हैं, लेकिन 8 से अधिक नहीं हो सकते हैं। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए, मैं आपको नोट करवा देता हूँ पीछे से। परमाणु संरचना तो आपने लिख ही लिया, छोटी मोटी बातें। इलेक्ट्रॉन्स का वितरण के बारे में आप लोग लिख लीजिए। परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण, परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण 2n² नियम द्वारा किया जाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण 2n² नियम द्वारा किया जाता है। कौन से नियम द्वारा किया जाता है, 2n² नियम द्वारा किया जाता है। यहाँ n बराबर कक्षा की क्या है, संख्या है। n बराबर क्या है, कक्षा की संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग नोट कर लीजिए, प्रथम कक्षा बराबर 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2, ठीक है। दूसरी कक्षा में आप लोग इसी प्रकार से दूसरी कक्षा का स्क्वायर कर दोगे 8 आ जाएगा। तीसरी कक्षा का स्क्वायर कर दोगे 18 आ जाएगा। चौथी कक्षा में 4 का स्क्वायर कर देंगे 32 आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर और परमाणु भार, ठीक है। परमाणु भार जिसको द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। तो देखिए, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु संख्या। तो देखिए परमाणु संख्या क्या होती है, सबसे पहली बात, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, लेकिन इससे पहले एक दो बातें मैं आपको और नोट करवाना चाहता हूँ। यहाँ थोड़ा सा नोट कर लीजिए, वो पॉइंट आपको नोट करवाने हैं, नोट कीजिए। पहला, किसी भी परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी भी परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगला पॉइंट, किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में, किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में अधिकतम, किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। एक और बात आपको बता दूं, जब परमाणु उदासीन अवस्था में रहता है, कैसी अवस्था में, उदासीन अवस्था में रहता है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों की संख्या हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है, समान रहती है। तो लिखिए, उदासीन अवस्था में परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। उदासीन अवस्था में परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर रहती है। उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर रहती है, ठीक है। हम बात करना चाह रहे थे परमाणु एटॉमिक नंबर की। तो देखिए परमाणु संख्या क्या होती है। देखिए कई जगह आपने देखा होगा
परमाणु संख्या के बारे में दो एक बातें मैं आपको बता दूं कि किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होती है। अर्थात परमाणु की परमाणु संख्या एक निश्चित संख्या होती है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। अब देखिए, काफ़ी किताबों में काफ़ी जगह ऐसे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या प्रोटॉन्स की संख्या दोनों में से, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों में से किसी एक की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हाँ, मान रहे हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या, मैंने बताया भी है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों की संख्या उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन्स की संख्या दोनों क्या रहती है, परमाणु के अंदर बराबर रहती है, इक्वल रहती है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि परमाणु संख्या कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात परिवर्तित नहीं होने वाली संख्या क्या है, परमाणु संख्या है। तो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं तो एक परमाणु इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता है तो दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है। इसके कारण एक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो दूसरे परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है। तो एक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो रही है, एक के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में परिवर्तन हो जाता है जब धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इलेक्ट्रॉन तो परिवर्तित होती रहती है, ठीक है, सामान्य तो बराबर रहते हैं, लेकिन जब धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या परिवर्तित हो जाती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या के रूप में नहीं दर्शा करके केवल किसकी संख्या, प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, सिंपल ही बात है, परमाणु संख्या को हम लोग दर्शाते हैं Z से। परमाणु संख्या का चिन्ह क्या है, Z है। परमाणु संख्या का चिन्ह क्या होगा, Z होगा। उसके बाद बात करें तो परमाणु संख्या की जो खोज है, ये किसने की, हेनरी मोजले ने परमाणु संख्या की क्या की, खोज की थी। ठीक है, मेरे से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। परमाणु संख्या, ठीक है। उसके बाद तो नोट कर, पहले परमाणु संख्या को एटॉमिक नंबर लिखो। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित केवल प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है, परमाणु संख्या। अगला पॉइंट, परमाणु संख्या को Z से दर्शाते हैं। परमाणु Z से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, Z से। इसकी खोज हेनरी मोजले ने की, किसने की, हेनरी मोजले ने। ठीक है, ठीक, चलो। उसके बाद द्रव्यमान संख्या की, कौन सी संख्या, द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार, या इसको हम लोग लिख देते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार या एटॉमिक मास में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों का जो होता है, इसी को हम लोग द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, एटॉमिक मास के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो जाता है ना, द्रव्यमान संख्या को हम लोग A से दर्शाते हैं।
चिन्ह क्या है? ए है। और इसको मापने की, एटॉमिक मास को मापने की इकाई, मापने की इकाई, मापने की जो इकाई है वो है AMU। ए मास यूनिट, ठीक है। AMU किसको मापने की इकाई है? द्रव्यमान संख्या को मापने की इकाई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो जो द्रव्यमान संख्या है इसके अंदर एक AMU का वैल्यू अगर आपको पूछ ले कि एक AMU बराबर कितना होता है, तो एक AMU बराबर होता है, AMU इक्वल टू होता है 1.6653 इंटू 10 की पावर -27 किलो। अगर ग्राम में पूछे 10 की पावर -24 ग्राम हो जाएगा, लेकिन तो 1.66 इंटू 053 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम एक AMU का वैल्यू होता है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चनों पे आता हूं, क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो द्रव्यमान संख्या आप लोग लिखिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। चिन्ह ए, ठीक है। मापने की इकाई तो लिखो, द्रव्यमान संख्या को मापने की इकाई AMU है। द्रव्यमान संख्या को मापने की इकाई AMU है। क्या है? AMU एटॉमिक मास यूनिट, और एक AMU बराबर 1.66053 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम है, ठीक है। 10 दी पावर 27 -27 किलोग्राम, ठीक। अब क्वेश्चनों पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन जैसे पूछ लिया जाएगा आपको, एक परमाणु का परमाणु क्रमांक 11 व द्रव्यमान संख्या 15 है, तो ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, प्रोटॉनों की संख्या कितनी? तो आपको पता है कि परमाणु क्रमांक Z बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो Z कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर कितनी होगी? 11 होगी। तो इसका तो आंसर 11 आ गया, नॉर्मल से। उसके बाद बात करें, दूसरा क्वेश्चन है न्यूट्रॉन्स की संख्या। न्यूट्रॉन्स की संख्या ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए न्यूट्रॉन्स की संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए आपको पता है कि एटॉमिक मास यूनिट इसको मापने की इकाई है, और चिन्ह क्या है? A है। तो किसको? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है? A है। और उसके बराबर मैंने बताया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्याओं का योग। तो प्रोटॉन की संख्या 11 है, परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉन्स की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। तो 11 प्लस n बराबर द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है? 15। तो n बराबर होगा 15 माइनस 11। 11 का पक्षांतरण करेंगे, माइनस का हो जाएगा, बराबर 4। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी आ गई? 4 आ गई। इस प्रकार से हम
प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या रखता तो द्रव्यमान संख्या भी ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस क्लास में इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम लेके आएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स आदि को। ठीक है, धन्यवाद।